नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों से, और आज एग्ज़ाम की दृष्टि से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा करेंगे। जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, जब हमने सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया था और कुछ वीडियोस उससे पहले ऑनलाइन भी डाले थे, फिर क्लासें ऑफलाइन स्टार्ट हुई तो ऑफलाइन भी वीडियो डाले, क्वेश्चन आंसर कराए आपको। आज उसी क्रम में हम कुछ नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, तो चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है सोशल मोबिलिटी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोशल मोबिलिटी, जिसे सामाजिक गतिशीलता। आप समझते हैं गतिशीलता मतलब किसी भी चीज़ में तेज़ी आना, गतिशीलता को हम संबोधित कर सकते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान रखना, ये पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए इसका मैंने अनुवाद किया कि सोशल मोबिलिटी अर्थात सामाजिक गतिशीलता। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं रशियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं अपनी क्लासों में, पित्रिम सोरोकिन। तो यह पुस्तक पित्रिम सोरोकिन द्वारा लिखी गई है, सोशल मोबिलिटी। इसी क्रम में एक पुस्तक और है स्टूडेंट्स, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। यह पुस्तक भी पित्रिम सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। तो एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा पित्रिम सोरोकिन। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, जिसकी हमने चर्चा जब आपको कोर्स सोशल चेंज मैंने पढ़ाया था, जब इसकी चर्चा भी मैंने आपसे की थी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक क्या है? यह क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा गया है। आप पुराने प्रीवियस पेपर देखेंगे, इवन ओपन यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट के, रेगुलर के, तो यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। और इसी के साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं, वहाँ भी ये प्रश्न लगातार आप लोगों से पूछा जाता है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। यदि हम इसकी पूरा नाम देखें तो व्हाट इज सोशियोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। इसका मतलब इस विषय से संबंधित जो एक मूल किताब यह लिखी गई है, वह इस किताब में समाजशास्त्र की चर्चा होती है कि आखिरकार समाजशास्त्र क्या है। बहुत ही बहुचर्चित पुस्तक है ये विश्व पटल पर, और इसके जो लेखक हैं वह हैं एलेक्स इंकल्स। तो आप इनका नाम ध्यान से लिखना। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स लिखने में, जब मैं क्लासें लेता था, कॉपी चेक करता था एग्ज़ाम की, तो वो कई अशुद्धियाँ लिखते हैं, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। और इसके लेखक हैं एलेक्स इंकल्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा सोसाइटी। आपसे इस रूप में किताब पूछी जाती है सोसाइटी, जिसे हम हिंदी में समाज कहते हैं। वैसे तो इस नाम से अनेक पुस्तकें लिखी गई है, ये कोई एक ही पुस्तक नहीं है, पर जो हमारी पॉपुलर पुस्तकें जो हमसे पूछी जाती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वह पुस्तक है सोसाइटी एन इंट्रोडक्शन टू द एनालिसिस। तो यह किताब लिखी है रॉबर्ट एम मैकाइवर एंड चार्ल्स पेज। तो मैकाइवर पेज जो समाजशास्त्र में आप सभी लोग इससे परिचित हैं, जिन्होंने जितनी भी समाजशास्त्र की बेसिक कॉन्सेप्ट है उनमें उन्हीं की परिभाषाएं आती है, जो आपको याद हो कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। यह किसने कहा है? मैकाइवर और पेज। तो ये जैसे किताब इम्पोर्टेंट है, कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? जाल। तो यह है मैकाइवर और पेज। यह भी चर्चा हम कई बार पूर्व में कर चुके हैं। हमारा इसी क्रम में फिफ्थ क्वेश्चन है कि कृषक समुदाय अर्थात पीजेंट कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं? कृषक से आप समझते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से कृषि पर आधारित हो वह कृषक कहलाता है। तो आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषक समुदाय से आप क्या समझ सकते हैं, यह क्वेश्चन आपसे 20 शब्दों में, 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। तो कृषकों का वह समुदाय जिसके लिए कृषि केवल आजीविका का ही मात्र साधन नहीं, अर्थात उसकी रोजी रोटी का ही साधन नहीं, वरन उनकी जीवन शैली का भी आधार होता है। कई बार जो व्यक्ति की रोजी रोटी होती है वही उसकी
एक तरीके से लाइफ स्टाइल हो जाती है। तो अर्थात वह व्यक्ति की आजीविका भी कृषि हो और उसकी जीवन शैली भी कृषि हो, तो वह कहलाता है कृषक समुदाय। इसी आधार पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि कृषकों के लिए कृषि का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता, वरन उपभोग के लिए भी खेती वो करते हैं। अर्थात उनकी जीवन शैली भी है, केवल लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य नहीं है, उनकी जीवन शैली ही पूरी कृषि पर आधारित या कृषि से संबंधित वस्तुओं पर आधारित हो जाती है। उसे हम कहते हैं कृषक समुदाय। और इसका मूल रूप से जो उल्लेख किया वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कृषक समुदाय से आप क्या समझते हैं और इसका उल्लेख समाजशास्त्र में मूल रूप से किसने किया, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। इसी क्रम में अगले जो 2 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो आपको सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता चैप्टर के अंदर आते हैं, जो मैंने चर्चा भी की थी आपको पढ़ाते समय। आज यहीं से मैं आपको 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दिखने में बहुत समान से लग रहे हैं कि इंटर जनरेशनल मोबिलिटी और इंटर, और एक में है इंट्रा, INTER, ये तो हुआ इंटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको सोशियोलॉजी में जो कीवर्ड्स हैं वो इंग्लिश में भी याद रखने, क्योंकि हिंदी में आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंटर, INTER, और इंट्रा, मैं दोनों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक साथ ही ले रहा हूँ आप लोगों के समझ। तो इंटर और इंट्रा, इंटर को हम बोलेंगे अंतर पीढ़ी गतिशीलता और इंट्रा को बोलेंगे अंतरा पीढ़ी गतिशीलता। तो आपको इंग्लिश में इसको मूल रूप से याद रखना है, इंटर और इंट्रा। अब इंटर जनरेशनल में क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन अंतर पीढ़ी गतिशीलता या इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वह किसान है, ठीक है। अब उसका बेटा आगे चल के IAS ऑफिसर बन जाए या स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर बन जाए, किसी बैंक का मैनेजर बन जाए, तो देने का मतलब 2 जनरेशन में गैप हो गया और जो परिवर्तन हो गया और उसके फलस्वरूप जो मोबिलिटी विकसित हुई वो क्या कहलाई, अंतर पीढ़ी गतिशीलता। इसी के अतिरिक्त एक ही पीढ़ी में पद में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। अब मान लो कोई व्यक्ति पहले तो हो स्कूल टीचर और वो उसी जीवन काल में मेहनत करके बन जाए एक IAS ऑफिसर, तो वो क्या हुआ, इंट्रा। मान लो पहले तो वो हो छोटा सा बिजनेसमैन या हो दिहाड़ी मजदूर और बाद में वो बन जाए एक बहुत बड़ा उद्योगपति। तो यह परिवर्तन कोई अलग अलग पीढ़ी में नहीं हुआ, एक ही पीढ़ी में हुआ। और यदि एक ही पीढ़ी में वो परिवर्तन हुआ है तो उसे हम समझेंगे इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, अंतरा पीढ़ी गतिशीलता। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर दोनों का एक्सचेंज कर देते हैं आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में इसकी चर्चा हर जगह होती है, हर मंच पे होती है। आप अलग अलग सेमिनार जाएं, कॉन्फ्रेंस जाएं, हर व्यक्ति ये चर्चा कर रहा है कि महिला सशक्त हुई या नहीं हुई। तो महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ सशक्तिकरण का अर्थ है एम्पावरमेंट। तो यदि हम इस रूप में समझे तो सरल भाषा में हमें समझ आता है, जहाँ महिलाएं निश्चित रूप से पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई हो, अधिकारों के प्रति सचेत हुई हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, अपने निर्णय खुद लेने लगी हो, तो उसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि महिलाएं सशक्त हुई है। अब यदि हम इसकी परिभाषा की तरफ देखें या अर्थ हम इसका समझें, तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अन्य क्षेत्रों में उन्हें बराबर का यदि भागीदारी बनाया जाए तो उसे हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। अन्य शब्दों में देखें तो महिलाओं का पारिवारिक बंधन से, अर्थात परिवार में जो उनकी कुछ सीमाएं होती है, यदि वो उससे मुक्त हो और अपने और देश के विषय के, अपने बारे में और अपने देश के बारे में, इस विश्व के बारे में सोचने की क्षमता का विकास करे, एक इंटेलेक्चुअल सोचने की क्षमता का विकास करे, और महिलाएं अपने निर्णयों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो, जैसा हमारा मूल रूप से भारतीय समाज में दिखाई देता है कि महिलाएं अपने निर्णय खुद नहीं ले पाती, वो मूल रूप से दूसरे पर निर्भर रहती है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण हुई है। यदि ऐसी चीज़ें हो रही हैं महिलाओं के साथ तो हम मान सकते हैं कि वो सही दिशा में है और सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में हमारा आज का अंतिम प्रश्न है,
कि लौकिकीकरण से आप क्या समझते हैं। लौकिकीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेकुलराइजेशन। आप अक्सर टीवी पे मंच पर देखते हैं, टीवी मंच पर कई पैनल्स आते हैं, कई तरीके के एक्सपर्ट आते हैं और हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं कहता है कि मैं सेक्युलर हूँ, मैं सेक्युलर हूँ। तो आखिरकार ये सेक्युलर है क्या, और इसी सेक्युलर शब्द से मिलकर क्या बना है, सेकुलराइजेशन। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार लौकिकीकरण से का अर्थ क्या है और लौकिकीकरण है क्या। तो लौकिकीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सर्वधर्म समभाव की भावना का समभाव की भावना का प्रसार किया जाता है। अर्थात लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर प्रत्येक धर्म के बारे में एक आस्था रखी जाती है, उसके बारे में एक अच्छी विचारधारा रखी जाती है और सभी धर्मों का बराबर प्रचार प्रसार किया जाता है कि भाई सभी धर्म समान है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। जैसे सांप्रदायिकता से थोड़ी विपरीत अवधारणा है। सांप्रदायिकता संकुचित है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने ही धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता है, दूसरे धर्म को हे दृष्टि से देखता है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की थी। तो यह एक जीवन का वह दृष्टिकोण है जिसमें जो धर्म है, जो हमारा रिलीजन है, उसकी परिभाषा समकालीन सामाजिक परिवेश में प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर की जाती है। अर्थात धर्म की यहाँ परिभाषा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, वरन धर्म की परिभाषा उस आधार पर की जाती है, एक मानवीय मूल्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, जिसमें एक देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों में आपस में भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का विकास हो। किसी भी प्रकार की संकुचित रूप में धर्म को ना समझा जाए, बल्कि उन्हें वर्तमान प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समझा जाए, जिसमें सर्वधर्म भावना का प्रचार प्रसार हो। उम्मीद करता हूँ आज के जो प्रश्न हमने किए हैं वो आपके भविष्य में, आपकी होने वाली परीक्षाओं और भविष्य में आप जो भी एग्ज़ाम दो उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हों। इसी के साथ शीघ्र मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।